नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं जस्ट टीवी। मैं हूं नेहा शुक्ला, लेकर हाजिर हूं आज की स्ट्रेट टॉक। तो आसियान में समिट में हिस्सा लेने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं जा रहे। उनकी जगह भारत का प्रतिनिधित्व भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर कर रहे हैं। लेकिन मोदी का आसियान में शामिल न होना कई सवालों को उठा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि क्या अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप वहां पर पहुंच रहे हैं, और शायद ये एक वजह हो सकती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रंप के साथ इस वक्त किसी तरह का आमना सामना नहीं करना चाहते हैं, खास करके तब जब भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड पर बातचीत हो रही है। और इसी बीच पीयूष गोयल ने भी वैसे एक स्टेटमेंट दी है ट्रेड टॉक्स को लेकर कि कोई जल्दबाजी में हम ट्रेड डील नहीं करने वाले हैं। लेकिन बहुत सारे सवाल हैं जो कि भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी से जुड़े हुए हैं, आसियान देशों के साथ उसकी स्ट्रैटेजी से जुड़े हुए हैं। आइए हम अपने दर्शकों के सामने आज के कुछ फैक्ट्स रखते हैं, कुछ सवाल भी, जिसे समझने की कोशिश करेंगे आज की स्ट्रेट टॉक के जरिए। पहली बार ऐसा हो रहा है जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जब से 2014 में उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री का पद संभाला था, तब से ये पहली बार हो रहा है जब वो आसियान समिट में नहीं पहुंच रहे हैं। हालांकि बीच में जब कोविड का समय था तब उन 2 वर्षों में भी उन्होंने वर्चुअली इस समिट में पार्टिसिपेट किया था। भारत की तरफ से जयशंकर प्रतिनिधित्व करेंगे। आसियान देशों के साथ मजबूत संबंधों पर भारत काम करता रहा है और यही एक वजह है कि एक दशक में देखा जाए तो भारत और आसियान देशों का जो ट्रेड है वो लगभग दोगुना हो गया है। ये 130 बिलियन यूएस डॉलर का बताया जाता है। और ऐसे में बात हो जाती है कि जब आसियान देशों के साथ ट्रेड को लेकर जो दिक्कतें चल रही हैं भारत की एक्सपोर्ट को लेकर, जब आसियान देशों के साथ ट्रेड पर भी एक अहम समझौता या फिर उसकी बातचीत हो रही है, तो ये एक मूव जो है इंडियन प्राइम मिनिस्टर का, उसे कैसे देखा जाना चाहिए। और इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि भारत की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसकी निरंतरता जो है कहाँ पर है, नदारद है। हाई लेवल इंडियन डिप्लोमेसी का ना होना, इसे कैसे देखा जाना चाहिए। भारत के अगर हित की बात की जाए, चीन के प्रभुत्व की बात करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जब बात आसियान देशों की आती है तो फिर भारतीय रणनीति इसका कैसे मुकाबला कर रही है चीन के प्रभुत्व को टक्कर देने के लिए। हिंद प्रशांत क्षेत्र, इसमें भी भारत के प्रभाव का क्या असर पड़ेगा। राष्ट्रपति ट्रंप की मलेशिया में मौजूदगी का जो सवाल है, क्या ये एक अहम सवाल है जिस पर बातचीत दुनिया भर में हो रही है और भारत में भी इस पर बातचीत होनी ज़रूरी है। आइए स्वागत कर लेते हैं। हमारे साथ स्ट्रेट टॉक के प्लेटफॉर्म से जुड़ चुके हैं मेजर जनरल राजन कोचर, डिफेंस और स्ट्रैटेजी एक्सपर्ट। हमारे साथ डॉक्टर प्रमोद पहावर जुड़ रहे हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट। और थोड़ी देर में जुड़ेंगे सोशल पॉलिटिकल एनालिस्ट आत्मजीत सिंह भी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। शुरुआत में जनरल राजन सर, आपसे समझना चाहती हूँ, आसियान बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट जो है ग्रुप है जिसके साथ भारत ने कोशिश की, एक्ट ईस्ट पॉलिसी लेकर आए मोदी सरकार की तरफ से। लेकिन अब ये पहली बार हो रहा है कि वो खुद वहाँ पर नहीं पहुँच रहे हैं, जयशंकर को कमान दे दी गई है। इसे आपकी नज़र में मैं पहले चाहती हूँ कि एक टिप्पणी हमारे दर्शकों तक ज़रूर आप अपनी राय रखें। धन्यवाद नेहा जी, आपने मुझे इनवाइट किया इस डिस्कशन के लिए। बहुत इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ये जो ग्रुपिंग है आसियान की, और ख़ास तौर पे गेटवे टू एशिया, और ये जो 5 देशों का ये गुट था पहले, अभी ये 10 देशों का है। और इसमें डायलॉग पार्टनर्स भी हैं, और इसमें हमने देखा है चाइना भी काफ़ी इंटरेस्टेड रहता है। और आपकी जानकारी के लिए, चाइना का जो ट्रेड है आसियान कंट्रीज से वो $900 बिलियन है, और भारत का जो ट्रेड है वो $150 बिलियन है। तो हमारे लिए ये ग्रुपिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ख़ास तौर पे 2022 में जब भारत एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनर बना था आसियान का, और आपने लुक ईस्ट पॉलिसी की भी बात करी है, तो एक डिप्लोमेटिकली मैं एक्चुअली समझता हूँ कि ये एक रिग्रेसिव कदम है। देखिए, आप कब तक ट्रंप को अवॉइड करते रहेंगे, बिकॉज आपने यूएन जनरल असेंबली में भी आप नहीं पहुंचे वहाँ पे, और वहाँ ट्रंप आ रहा था इसलिए आप वहाँ नहीं गए। फिर जब शर्म एल शेख में एक इसका पीस अकॉर्ड हुआ था गाज़ा और हमास और इसको इसराइल के बीच में, तो आप नहीं गए। आपने
जो अपने एक मिनिस्टर को भेजा वहां पे। तो तीसरी विदेश बार राज्य हम मंत्री गए थे, विदेश मंत्री भी नहीं गए थे, स्टेट हाँ, मिनिस्टर राज्य गए मंत्री थे। गए। जी तो तीसरी बार हम देख रहे हैं, देखिए आपको आसियान को जो इम्पोर्टेंस है, और अगर भारत ये इस मीटिंग में नहीं जाता तो एक आप इंडिकेशन दे रहे हैं कि आपके लिए आसान शायद इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप इसको स्किप कर सकते हैं। अपनी डोमेस्टिक कंपल्शंस का अगर आप हवाला दे रहे हैं, और ख़ास तौर पे आप जब बोल रहे हैं कि कोई शेड्यूलिंग इशू था, दिवाली वगैरह, वो चीज़ें एक इंटरनेशनल कम्युनिटी में शायद वो उसको एक्सेप्ट नहीं होती है, बिकॉज ये जो प्रोग्राम है, आसियान की जो मीटिंग है, ये बहुत महीनों पहले इसकी डेट्स ऑलरेडी फाइनलाइज हो चुकी होती है, जी जी और इसका एजेंडा आपका बनता है, और खास तौर पे ट्रेड, सिक्योरिटी और कनेक्टिविटी, ये तीन मेन इश्यूज होते हैं जो आसियान में आपके डिलिब्रेट होते हैं। इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है जो इसके साइडलाइंस में जो आप एक 1-to-1 आप मीटिंग्स करते हैं, जो आपके हेड ऑफ स्टेट। देखिए आपने इसको जयशंकर जी को भेज दिया, ये अब जयशंकर जी तो एक 1-to-1 मीटिंग हेड ऑफ स्टेट्स के साथ तो नहीं कर पाएंगे ना। देखिए वो एक प्रोटोकॉल होता है, जी और जो लोग फॉरेन अफेयर्स को फॉलो करते हैं, फॉरेन अफेयर्स में और खासतौर डिप्लोमेटिक पार्लेंस में, प्रोटोकॉल बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। और जब एक हेड ऑफ स्टेट आता है तो उससे बात करता है, तो उसकी अहमियत अलग होती है। जी और जी खास तौर पे आप एक चाइना को भी एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, बिकॉज चाइना का जो रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, RCEP बोलते हैं इसको, चाइना जो सारा जो भी आसियन कंट्रीज हैं वो इसका पार्ट है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया, कोरिया है। तो इस तरीके की कंट्रीज है, आपने अपने आप को भी उससे दूर रखा, जी और आप इसको RCEP का इसको हिस्सा नहीं बने। और आई थिंक यू विल मिस द बस इन ट्रेड। और मेरा लास्ट पॉइंट ये है, जी जब अमेरिका एक आपके ऊपर टैरिफ लगा रहा है, तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है ये आसियान कंट्रीज के साथ एंगेज करने की। जी ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की जो आप इसको मुहिम आप चला रहे हैं, जो आपने यूरोपियन यूनियन के साथ भी और आपने ग्रेट ब्रिटेन के साथ भी आपने इसको शुरू करी है, जी अब आपको ऑल्टरनेटिव सप्लाई चेन ढूंढने की बहुत ज़रूरत है। और अभी मैं एक हाल ही में रिपोर्ट पढ़ रहा था कि ये 6 महीने में जो हमारा जो ट्रेड अमेरिका का जो हमारा एक्सपोर्ट है, जी वो $30 बिलियन से ज़्यादा अफेक्ट हो चुका है। और काफ़ी इंडस्ट्रीज है, मैं इसको बातचीत करता हूँ कोयम्बटूर में, जो इसको इंडस्ट्री है, गारमेंट इंडस्ट्री, काफ़ी वहाँ पे ठप भी हो गई है, जी उनका जो काम आपका बंद हो गया। जेमन ज्वेलरीज को आपको जो इसको इम्पैक्ट हुआ है, और अभी फार्मास्यूटिकल्स के भी इम्पैक्ट। तो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली थी अब एक अपना जो टैरिफ को काउंटर करने के लिए, और जब आप साइडलाइंस में मिलेंगे इन कंट्रीज के हेड से। और जी खास तौर पे अगर मैं 2 इम्पॉर्टेंट कंट्रीज का जिक्र करूं आसियान की, वो है वियतनाम एंड फिलीपाइंस। जी फिलीपाइंस के साथ आपने थोड़ी देर पहले आपने ब्रह्मोस की अपनी एक बहुत बड़ी डील आपने करी है, जी और जी आप चाहेंगे कि जो आपकी ताकत है, जो आपकी इसको मिसाइल्स में जो आप इसको एक्सपोर्ट पोटेंशियल है आपका, वो आप इन कंट्रीज को ऑफर करें, क्योंकि आसियान बहुत इंपॉर्टेंट एक ब्लॉक है इंडो पैसिफिक में, और आप क्वाड के भी मेंबर हैं। तो बिल्कुल आपकी जो क्लाउड है वो इंडो पैसिफिक में भी बढ़ती है। आप चाइना की इंपॉर्टेंस को भी डेंट कर पाएंगे अगर आप ऐसी मीटिंग्स को अटेंड करेंगे। जी और थर्ड है, अभी ट्रम्प तो अपने आप को शोकेस कर रहा है, बिकॉज वो इसको कंबोडिया और थाईलैंड की एक पीस डील भी इसको सुनने में आया कि यहाँ पे अभी एक पीस एग्रीमेंट भी साइन होने वाला है, और ट्रम्प उसका अपना श्रेय लेगा। और आप जानते हैं कि जहाँ पर पीस की बात होती है तो ट्रम्प सबसे पहले उधर पहुंच जाते हैं, बिकॉज ही इज इंटरेस्टेड ही इज इन द मेंटेनिंग हिज लिस्ट। जी हाँ, वो उसको नोबेल पीस प्राइज की जरूरत है। तो आप जब इन सारी वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स को देखते, ठीक है, पॉलिटिकली आपने एक वाइज डिसीजन लिया कि हो सकता है वहां पे ट्रम्प कोई ऐसी चीज बोल दे जो आपको
पॉलिटिकली आपके लिए एक्चुअली सही ना हो, और खासतौर पे बिहार इलेक्शंस भी आ रहे हैं, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी उसके साथ भी एक उसका इम्पैक्ट भी नहीं इसको देखना चाहते कि ट्रम्प ऐसा ना कुछ बोल दे जो बिहार इलेक्शन में भी बीजेपी को अफेक्ट करे। तो बिल्कुल, तो ओवरऑल डोमेस्टिक कंपल्शन ज्यादा इसमें दिखता है, और एक जो इंटरनेशनल स्ट्रेचर की बात की जाए तो भारत कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करता हुआ नजर आता है। इस बीच हमारे साथ सोशियो पॉलिटिकल एनालिस्ट आत्मजीत सिंह भी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। राजन सर, रोकना चाहूंगे, एक छोटे से ब्रेक का इशारा हो रहा है, एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। फॉर्मर डिप्लोमेट डॉक्टर प्रमोद पावा भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे कि आसियान जो 10 देशों का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप है, और भारत एक दशक उसने लगाए हैं एक्ट ईस्ट पॉलिसी के जरिए लगातार इनके साथ जो है ट्रेड पर बातचीत, बल्कि ट्रेड भी जो है दोगुना हुआ है अब तक। लेकिन जिस तरीके से मेजर जनरल ने जोड़ा है कि अगर चीन की बात की जाए तो लगभग 900 बिलियन का US डॉलर का जो ट्रेड है, और चीन के प्रभुत्व को कमज़ोर करने की कोशिश भारत की लगातार बनी हुई है। लेकिन अभी आसियान समिट में ना जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिर किस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हुए दिख रहे हैं, समझने की कोशिश आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक से लौटने के बाद। फिर से स्वागत है सभी दर्शकों का, आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक, और सीधे चलेंगे डॉक्टर प्रमोद पाहवा जी के पास। प्रमोद सर, बहुत इंटरेस्टिंग है, बिहार चुनाव की बात इसमें आई है, और मलेशिया एक ऐसा कंट्री है जहां पर बहुत बड़ी तादाद में बिहार के जो प्रवासी हैं वो भी रहते हैं। तो एक ऐसा मौका शायद प्रधानमंत्री चूक गए जिसको चुनाव में भुनाया भी जा सकता था, अगर इस एंगल से इस पूरी जो है स्थिति को देखने की कोशिश करें। खैर, ये बहुत ही छोटी सी टिप्पणी इस पर चाहूँगी आपकी, लेकिन आसियान ब्लॉक जिसे कहा जाए कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट ग्रुप है, ये भारत के लिए थोड़ी सी इसकी इम्पोर्टेंस हमारे दर्शकों के सामने रखें। देखें, सबसे बड़ी तकलीफ की बात यह है कि अभी विदेश नीति नहीं चल रही, और फॉरेन पॉलिसी की जगह हमारे यहाँ टेलीविजन पॉलिसी चल रही है। ऐसा ही ट्रम्प कर रहे हैं। फॉरेन पॉलिसी जो भी होती है वो देश के लिए होती है, और एक लंबे टाइम के लिए होती है। उसका एक विजन होता है बहुत दूर तक। हम उस विजन को जब अपने डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए या अपनी पर्सनल ईगो के लिए खराब करने लगते हैं तो उसका नुकसान अल्टीमेटली तो देश को होना ही है। डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम में लुक ईस्ट पॉलिसी बनी थी, और हमने वहां तक इंडोनेशिया से भी आगे तक बाई रोड जाने का एक प्लान बनाया था जी। उसके बाद हुआ क्या कि मलेशिया के मोस्ट ऑनरेबल पॉलिटिशियन मुआजिर मोहम्मद ने जाना था कहीं, तो हमने उनको अपना एयर स्पेस देने से मना कर दिया। फिर कोई बात हुई तो हमने वहां से पाम ऑयल का इंपोर्ट बंद कर दिया, ये समझाने के लिए कि शायद वो हमारे प्रेशर में आ जाएंगे। लेकिन जब तकलीफ हुई तो हमने दोबारा से शुरू कर दिया जी। तो अगर हम खुद ही अपने आप को आइसोलेट करने लगे हैं तो फिर हम उसका क्या नतीजा निकलेगा। और जहां तक आसियान की बात है, सिर्फ आसियान ही नहीं, मेरा मानना तो यह है कि छोटे से छोटा देश भी, चाहे वो आपके पड़ोस में हो या दूर में हो, उससे संबंध बना के रखना, उससे व्यापार करना और उससे कारोबार से अपने दो पैसे कमा के और अपनी जनता के लिए लगाना, वो सबसे अच्छी पॉलिसी होती है। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण अभी आप कनाडा को देख लें। हमारे कनाडा से कितने संबंध खराब हुए, हमने एम्बेसीज बंद कर दी, सब कुछ कर दिया, लेकिन उसके बाद भी वो दोबारा हमारे साथ ट्रेड पे आ रहा है, क्योंकि आज कनाडा को अब बाजार की जरूरत है जी। तो हमें भी बाजार की जरूरत है, तो हम क्यों नहीं गए। और जहां तक बात है कि हम ट्रंप से घबरा के नहीं गए, तो ये तो राहुल गांधी वाली बात हो गई कि कायरता है और डरपोक है। अगर ट्रंप हमारे विरुद्ध भी है तो हमें उसका सामना करना चाहिए, लेकिन मुंह छुपा के भागने से तो आप युद्ध नहीं जीत सकते ना जी। युद्ध तो मैदान जंग में ही जीता जाता है, और हम बार बार उससे भाग रहे हैं, तो या तो हमारे अंदर या तो हमारे कोई लूप होल्स उसके पास है। ये ऐसी क्या वजह है कि हमारी विदेश नीति और हमारी जो फॉरेन पॉलिसी के स्टेटमेंट है वो पहले ट्रंप देता है, उसके बाद हमारे यहाँ से दिए जाते हैं। उसने पहले कहा जी हमने सीज फायर कराया है, 4 घंटे बाद हमने बोला कि हाँ हमने भी सीज फायर किया है। अभी वो कह रहा है कि भारत ने मना किया है कि अब वो रूस से तेल नहीं खरीदेगा, और उसके 5 घंटे बाद हमारे यहाँ से मैसेज जाता है, बयान जाता है कि नहीं हम रूस से तेल खरीदना कम कर रहे हैं। तो व्हाट इट इट मीन भाई, हम इतने तो कमजोर नहीं है। और आदमी तभी हारता है जब वो हार मान लेता है, और अगर वो हार मान लेते हैं तो वो तकलीफ देह है। हमें आसियान में हमारे प्रधानमंत्री जी को जाना चाहिए था। 56 इंच की छाती है,
विश्व गुरु हैं जी और महाशक्तिशाली महामानव हैं, और अगर वो नहीं जा रहे हैं तो इसका मतलब हो सकता है ट्रंप ने उनको हाथ जोड़ के मना किया हो कि भाई आप मत आना, आपको देख के मुझे जो है घबराहट होती है। तो हम इस बिंदु पर भी सोच सकते हैं। जी वो कौन किसके साथ सहज है असहज है, मैं आत्मजीत सर से यही सवाल लूँगी। आत्मजीत सर, भारत के लिए एक्ट ईस्ट पॉलिसी बहुत ही इम्पॉर्टेंट रही, लेकिन आसियान समिट 2025 से अगर प्रधानमंत्री मोदी दूर हैं तो इसे भारत के लिहाज से, भारत के दृष्टिकोण से कैसे माना जाए, खासकर के तब जब ट्रेड वॉर का समय है? देखिए, एशियन कंट्रीज के साथ भारत के मैरीटाइम जो एक्सरसाइजेज हैं वो भी होती हैं जी। और जैसे कि पावा साहब ने बताया कि मलेशियन हमने पाम जो तेल था उनसे खरीदना बंद कर दिया, इसकी ज़रूरत नहीं थी। और उसमें एशियन का जो इंडिया का समिट है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप भी आ रहे हैं, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप चाइना जाएंगे, जी तो ये माना जा रहा था कि मोदी जी के पास समय है ट्रंप से मिलने का एशियान में, क्योंकि वो आ रहे हैं। और इसमें भारत की भागीदारी, क्योंकि जब भारत अमेरिका में जाता है तो वो ग्लोबल साउथ का अपने आप को लीडर कहता है। जी तो क्या एशियान में ना जाने से और कॉन्फ्रेंस से ही उसको ज्वाइन करने से और जयशंकर साहब को भेज देने से आपकी लीडरशिप डिफाइन हो जाती है? क्या ये तय नहीं हो जाता कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको वेस्ट की तरफ रहना है या आपको लुक ईस्ट पॉलिसी को देखना है या आपको रशिया से तेल खरीदना है या नहीं खरीदना? मैं रशिया के तेल की कुछ भ्रांतियां दूर कर दूं। देखिए, रशिया का 50% तेल चाइना खरीदता है, करीब $5.5 बिलियन का, जी और उसके बाद 40% जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो इंडिया पूरी कर रहा है, टर्की में भी जाता है। आपको क्या लगता है कि दो कंपनियों पे सैंक्शन लगाने से क्या शैडो फ्लीट्स नहीं बढ़ जाएंगी? 20,000 शैडो फ्लीट्स हैं रशिया के पास, और तमाम छोटे कंट्रीज का फ्लैग लगा के, पनामा का फ्लैग लगा के, साइचल्स का फ्लैग लगा के, ईरान के वाया ईरान, चाइना भी माल जाता है, जी वाया छोटे छोटे आइलैंड्स कंट्रीज हैं, मालदीव्स है, माले है, जहाँ पे बड़े बड़े शिप खड़े हैं, शिप टू शिप ऑयल भी ट्रांसफर हो जाता है, जो कि सस्ते समय में जब तेल सस्ता होता है खरीद के स्टोर किया जाता है, और जब नवंबर दिसंबर आता है, जब हेवी रिक्वायरमेंट आती है, तेल महंगा होता है, तो महंगा तेल बेचा जाता है। देखिए, रशियन क्रूड को कैप किया गया है $60, जी और ब्रेंट क्रूड उससे हमेशा 20-30% ज्यादा पे बिकता है। और जिस क्रूड की जो रिफाइनरी है वही क्रूड उस रिफाइनरी में प्रोसेस होगा। अगर आप कहें कि नायरा एनर्जी रोजनेट कंपनी ओन करती है और वो एक स्पेसिफिक क्रूड को ही प्रोसेस करती है, तो आप अमेरिकन क्रूड को प्रोसेस नहीं कर सकते उसमें, या आप मान लीजिए आप ब्रेंट क्रूड को, स्वीट क्रूड को और सार क्रूड को इस सेम रिफाइनरी में प्रोसेस नहीं कर सकते। उसके सारे सिस्टम होते हैं, उनकी मशीनरी होती है। ठीक है। तो ये कह देना कि रशिया तेल नहीं खरीदेगा भारत, अरे वो ऑफिशियली नहीं खरीदेगा तो अनऑफिशियली तेल आएगा। आपके मुंद्रा पोर्ट से डायरेक्ट पाइपलाइन है जो भटिंडा तक जाती है, आप क्या उसको सैंक्शंस को मेंटेन कर सकते हैं? ये सैंक्शंस लगाना, ये टैरिफ वॉर पे कंट्रीज को लेके जाना, ये सिर्फ आप एक तरीके से ये कह रहे हैं कि हमारी $37 ट्रिलियन की डेट हो गई तो सब अपना अपना हर्जाना भरें, क्योंकि हम तो सिक्योरिटी गारंटीज दे रहे थे यूरोपियन कंट्रीज को। हमारा तो यूक्रेन वॉर में जो डेट था वो $20 ट्रिलियन बढ़ गया। भाई, रशिया यूक्रेन वॉर में आपको तो किसी ने नहीं कहा था कि नाटो में आप उसको प्रोटेक्शन दीजिए। जी सारी वॉर ही वहीं से शुरू हुई है जब यूक्रेन को आपने नाटो में लिया है। जी और पुतिन हमेशा से मना कर रहे थे इसको मत कीजिए। जहां तक कुआलालंपुर के एशियान की समिट की बात है, साउथ चाइना में भी सी टेंशंस चल रहे हैं, ग्लोबल अनसर्टेनिटीज हैं, क्लाइमेट रिसिलियंस आपने खत्म कर दी, पेरिस क्लाइमेट चेंज ही खत्म कर दिया, तो आपकी जो फॉसिल फ्यूल रिक्वायरमेंट है वो बढ़ गई। भाई, चाइना भी आज की डेट में 80% फॉसिल फ्यूल पर डिपेंडेंट है, इंडिया तो 100% फॉसिल फ्यूल पर डिपेंडेंट है। कितनी ग्रीन एनर्जी से हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। और एज अ एशियन डायलॉग पार्टनर सिंस 1992, अगर आप एक्ट ईस्ट पॉलिसीज को देखें तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का पार्टिसिपेशन करना जरूरी था। जी एक मास्टर डंडा उठा के कहता तुम होमवर्क करके नहीं आए तो मैं तुम्हें मारूंगा, तो मोदी जी वहां जा ही नहीं रहे। अभी तक तो वो पहले ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के बाद वहां पे हाउडी मोदी कैंपेन जब हुआ था 2019 में 18 में, तो वहां पे पूरा कैंपेन करने गए थे ट्रंप साहब का। अब ट्रंप चल के मलेशिया आ रहे हैं तो भारत से मलेशिया जाने में मोदी जी को दिक्कत आ रही है। तो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं भारत की जो लीडरशिप है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो गई। नहीं, कहीं पर आप जब जयशंकर साहब दिवाली को की भेज देते हैं। शुभकामनाएं एक्सचेंज होती हैं और उसके अब बाद दोनों देशों के बीच जी शर्मल शेख में आपने अपने दूसरे मिनिस्टर को भेज दिया, वर्धन सिंह को भेज दिया वहां पर। जी तो ये इस तरीके से, और जहां पे और कोई नहीं मिलता तो अब अजीत डोभाल को भेज देते हैं। आज की डेट में अजीत डोभाल अमेरिका नहीं जा सकते, उनके खिलाफ वारंट है।
आप अमित शाह को नहीं भेज सकते, अमित शाह के खिलाफ वारंट है। आप अदानी को नहीं भेज सकते, अदानी के खिलाफ वारंट है। खाली मोदी जी हैं जो जा सकते हैं। तो इस तरीके की हमने कभी ट्रांजैक्शंस देखी नहीं। इस तरीके का हमने ग्लोबल जिस तरीके से हम लोगों का एक्सपोजर हुआ है जी। गवर्नमेंट का, वो हमने देखा नहीं। और इसके लिए आप सिर्फ ट्रंप को जिम्मेदार नहीं मान सकते, कहीं ना जी। कहीं मोदी साहब भी उसके जिम्मेदार हैं, क्योंकि पहले एडमिनिस्ट्रेशन में उन्होंने ट्रंप से गलबैयां की, जपियां डाली। जी। क्या उस समय वो नहीं जानते थे कि ट्रंप किस चीज के केपेबल हैं? वो एक बिजनेसमैन पहले हैं, पॉलिटिशियन बाद में है। और जब उन्होंने अपने पैतरे दिखाने शुरू किए तो अब आप भागते फिर रहे हैं, पर अब तो क्योंकि ऐसा लग रहा है आपको कि वहां ट्रंप पकड़ सिर्फ लेंगे। ट्रेड ही नहीं कंट्रोल कर रहे हैं, बल्कि अब तो ये लग रहा है कि भारत की फॉरेन पॉलिसी को भी एक हद तक वो प्रभावित कर रहे हैं। वो इसलिए डर रहे हैं कि वो ट्रंप जो है मोदी का हाथ पकड़ के कहलवा देंगे कि भारत और पाकिस्तान की वॉर उन्होंने रुकवाई। और ये वो कहने से डर रहे हैं, इसीलिए वो ट्रंप के सामने नहीं जा रहे हैं। मुझे तो इतना ही समझ में आता है। उसके ऊपर कोई बात हो तो कोई समझा दे तो मैं समझ लूं। जी, पर एक लाइन जिस पर भारत लगातार, जब से ऑपरेशन सिंदूर को पॉज किया गया, उस लाइन पर भारत हमेशा अडिग रहा है और ये बात होती रही है कि सिर्फ दोनों सेनाओं के जो अधिकारियों की बातचीत के बाद ही जो है सैन्य संघर्ष जो है वो रोका गया। इस एक लाइन को रख के भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बातचीत को आगे बढ़ा सकते हैं। एक ब्रेक लेती हूँ मैं, इसी के साथ एक ब्रेक लेंगे। हमारे साथ मेजर जनरल राजन कोचर, डॉक्टर प्रबोध पाहवा और आत्मजीत सिंह जुड़े हुए हैं। समझने की कोशिश को आगे बढ़ाएंगे ब्रेक से लौटने के बाद। फिर से सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक और लेकर चलेंगे दर्शकों को मेजर जनरल राजन कोचर के पास। राजन सर, आपने क्वाड का जिक्र किया था, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पहुंच रहे हैं और अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच जाते तो क्वाड के लिहाज से इन तमाम देशों पर जो कि इस ग्रुप के सदस्य हैं, मेंबर हैं, कहीं ना कहीं चीन के मुकाबले भारत की जो पोजीशन है और कहीं मजबूत हो जाती। इस थोड़ा सा जो डिफेंस एंगल है आसियान का, मुझे थोड़ा सा उस पर भी आपकी टिप्पणी चाहिए। अपने दर्शकों तक मैं जानकारी ज़रूर पहुंचाना चाहूँ। जी धन्यवाद नेहा जी। एक चीज़ इंटरेस्टिंग है कि हम तीनों पैनलिस्ट आपने ऐसे चुने हैं जो सब एक सेम ओपिनियन रखते हैं इस आसियान के बारे में। सो आई थिंक इट्स अ मैटर ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। आई थिंक हमारा जो नेशनल इंटरेस्ट है जी वो सफ़र कर रहा है, इसलिए हम तीनों जो एक ही रुख में बात कर रहे हैं। एंड वी आर नॉट स्पीकिंग इन काउंटर टू ईच अदर ऑन दिस टॉपिक। तो जी मेन मुद्दे पे आते हैं जो आपने अभी जिक्र किया। देखिए, आज भारत एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जहाँ पे डिफेंस और थ्रेट परसेप्शन भारत का बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान के अगेंस्ट आप देख रहे हैं कि अमेरिका किस तरीके से अमेरिका ने अपनी पॉलिसी बदल दी है। जी आपको याद होगा इमरान खान के टाइम पे क्या इसको रुख था पाकिस्तान गवर्नमेंट का अमेरिका के विरुद्ध, और लोग जो थे पाकिस्तान में वो काफ़ी एंटी यूएस सेंटिमेंट्स के थे। उसके बाद जिस तरीके से इमरान खान को निकाला गया और उसको इलेक्शंस को रिग किया गया और शहबाज शरीफ को लाया गया, जी और अभी जो आसिम मुनीर है जो ही इज़ कॉलिंग द शॉट्स। तो डिफेंस के इस लिहाज से आपने क्वाड का भी जिक्र किया। अब क्वाड कोई एक डिफेंस अलायंस नहीं है। हम सब जानते हैं कि वो एक बेसिकली इकोनॉमिक और इसको बाकी एक्चुअली मुद्दों का, काउंटर टेररिज्म के ऊपर, क्लाइमेट चेंज के ऊपर, ऐसे ऐसे मुद्दे क्वाड में इसको लिए जाते हैं। और ख़ास तौर पे इंडो पैसिफिक रीजन में जो है, हाँ, जी चाइना को काउंटर करने के लिए जो साउथ चाइना सी में चाइना का दबदबा था, और इसीलिए आप क्वाड की कंपोजिशन भी आप देखिए जिसमें जापान को इंक्लूड किया है जो एक मैरीटाइम पावर है, उस रीजन का भी हिस्सा है। आपने ऑस्ट्रेलिया को भी किया, ऑस्ट्रेलिया के पास भी एक मैरीटाइम शक्ति है, उस रीजन में पाया जाता है। भारत को क्योंकि इंडियन ओशन की प्रॉक्सिमिटी है तो एक भारत का भी रोल बनता है। अमेरिका तो है ही वहाँ पे बहुत साल से। तो और जब आप क्वाड की बात करते हैं तो आप उसको आसियान के साथ अगर आप जोड़ें, अगर आप उसको देखें कि एक आसियान की जो ग्रुपिंग है वो काफ़ी हद तक आपको क्वाड में आपको ताकत देती है, इन द सेंस कि अगर आप फिलीपाइंस की बात करें, आप इसको सिंगापुर की बात करें, आप
वियतनाम की बात करें, थाईलैंड, ये सारे जो कंट्रीज हैं ये आपके इंडो पैसिफिक में पाए जाते हैं। तो इसके साथ रिलेशंस जोड़ना आपको क्वाड को भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। अब चाइना ने क्या किया, चाइना ने सबको काउंटर करने के लिए अपना बेल्ट रोड इनिशिएटिव स्टार्ट कर दिया, और उसको बेल्ट रोड से ये जो जितनी भी आसियान कंट्रीज हैं इनको अपने साथ ले लिया। अब हर एक आसियान कंट्री चाइना की बेल्ट रोड में शामिल है। इसीलिए वो जब $900 बिलियन की बात होती है तो आप उसको सामने आते हैं। फिलीपाइंस एक ऐसा देश है जो चाइना के साथ जो अभी एंटी चल रहा है, उनमें इतने अच्छे रिलेशंस नहीं है। और भारत भी डिफेंस के तौर पे देखिए, भारत भी फिलीपाइंस को मजबूत कर रहा है, अमेरिका भी फिलीपाइंस को मजबूत कर रहा है, बिकॉज साउथ चाइना सी में थ्रेट आ रहा है फिलीपाइंस की तरफ भी। और हमने इसको देखा है बीच में एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में काफ़ी प्रॉब्लम्स और टेंशन हुई है, चाइना की जो शिप्स और गनशिप आई है उस तरफ। तो भारत देखिए अपॉर्चुनिटी मिस कर रहा है। जैसे पावा साहब ने भी बोला कि हमारी फॉरेन पॉलिसी पहले से कमज़ोर हो चुकी है, और अगर हम ऐसी गलतियां करते हैं कि आसियान में हम जाते नहीं हैं, हम अपनी फॉरेन पॉलिसी को और कमज़ोर कर रहे हैं। जैसे कि आज हम बोलते हैं एक्ट ईस्ट, अभी इसको मुझे शक है 1-2 साल के बाद ये एक्ट ईस्ट वॉच ईस्ट ना बन जाए, आप देखते रह जाएं अपने सामने एक्ट आपका करना, ये आपका बन जाएगा। और ये ऐसी आपके मौके होते हैं जिनको आपको अपने डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से या अपनी पर्सनल रिलेशंस के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। नेशनल इंटरेस्ट सबके सामने आना चाहिए। देश का नेशनल इंटरेस्ट कहाँ है? क्या आप अपना आसियान से और भी अपनी मजबूती करना चाहते हैं, अपने रिलेशंस को बेहतर करना चाहते हैं, चाइना को काउंटर करना चाहते हैं, स्पेशली ऐसे फोरम में जब आपका ट्रेड आसियान के साथ खाली $150 बिलियन है, और अगर आप जो इसका करें तो 1/6 चाइना के मुकाबले, तो क्या आप इसको इम्प्रूव नहीं करना चाहेंगे? और एक अगर 1-to-1 आपकी मीटिंग्स होती हैं, साइडलाइंस में होती है, तो काफ़ी डील्स उसके ऊपर आपकी निकलती है। जैसे कि अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी जा रहे हो तो आप देखते कि 40-50 लोगों का डेलीगेशन उनके साथ जाता, ट्रेड के लोग जाते, इंडस्ट्री के लोग जाते साथ में, और साइडलाइंस में जो उनकी मीटिंग्स होती हैं, और जितने कंटेंशन इश्यूज हैं रिलेशंस में, जैसे अगर आपके इसको सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर आपके पास आए थे अभी रिसेंटली, तो उसको एक फॉलोअप हो जाता है उस मीटिंग का कि सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर भारत आए थे, तो अब हम दोबारा इसको मिल रहे हैं, और आपके लास्ट टाइम मिलने से और अभी तक हमने ये प्रोग्रेस किया है। तो ये सारी चीजें फॉरेन पॉलिसी का एक हिस्सा है। कंसिस्टेंसी जो है कहीं ना कहीं उसके एग्जीक्यूशन को थोड़ा सा और रफ्तार दे देती। प्रमोद पावा जी, आप क्या इस तरह का आइसोलेशन जो शब्द राजन सर ने इस्तेमाल किया है, भारत अफोर्ड कर सकता है, खास करके ट्रेड वॉर के समय में? अगर हम UNGA में नहीं जाते, अगर हम मिस्र में गजा शांति सम्मेलन में नहीं जाते, अब हम आसियान में नहीं जा रहे हैं, तो इस तरह से ये जो सिलसिला है ये तो कब तक देखा जाएगा? अगर यही संदेह है कि ट्रंप के सामने शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असहज हो रहे हैं, आप इसे कैसे देख रहे हैं? भारत के इस कथित आइसोलेशन को कैसे देख रहे हैं? हालांकि जो कहेंगे, जो सरकार की पॉलिसी के समर्थक हैं, वो ये शब्द ज़रूर कहेंगे कि जयशंकर की क्षमता पर आपको संदेह है क्या? प्रमोद पावा। नहीं, बिल्कुल जयशंकर साहब की क्षमता पर तो संदेह होना ही चाहिए, क्योंकि एक चीज याद रखिए, ब्यूरोक्रेट कभी भी पॉलिटिशियन नहीं हो सकता, और जितने भी ब्यूरोक्रेट पॉलिटिशियन बने हैं, पॉलिटिक्स में आए हैं, वो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं रहे। इसलिए मैं भी कभी पॉलिटिक्स में नहीं जाता। और जहां तक बात है कि हम आइसोलेशन में क्यों जा रहे हैं, हम आइसोलेशन में सिर्फ एक पर्सनैलिटी की अपनी सोच और अपने ईगो की वजह से जा रहे हैं। हमने सबसे बड़ी गलती तब की थी जब हमने अपने सारे अंडे एक ही बास्केट में रख दिए थे, और हम अमेरिका के पीछे लग गए थे। अमेरिका ने हमें क्वाड्स बना के दिया, जबकि क्वाड्स अपने आप में कुछ नहीं था, ना उसका कोई ऑफिस था, ना कोई उसका सिस्टम था। और अमेरिका की ये विश थी, वो चाहता ये था
कि इंडिया को आगे लगाकर वो चाइना को कंटेन कर ले जी और हमें यूक्रेन बना के रूस की जगह चाइना को खड़ा कर दे, उसके बाद उस पर प्रतिबंध लगाए और वो सब हमें एक वार जोन में ले जाए। जी लेकिन शायद हमारी मिलिट्री लीडरशिप ने या हमारे जो और भी ऑफिशियल्स थे उन लोगों ने इस पर एग्री नहीं किया, उसको लिंगर ऑन कर दिया। और प्रधानमंत्री जी का एक व्यक्तिगत स्वभाव है कि वो किसी भी प्रॉब्लम को लिंगर ऑन टाल देते हैं। कल का आज का देख लो, कल देखी जाएगी, चाहे वो 2002 के दंगे हों या उसके बाद कुछ भी हो, जी वो कभी फर्म और लॉन्ग टर्म डिसीजन नहीं लेते। उसी का नतीजा रहा कि हम अमेरिका को आगे करते रहे, अच्छा जी देखेंगे करेंगे, अब आएंगे अब जाएंगे। पहली बार ऐसा हुआ है कि जो हमारी डिप्लोमेटिक बातें होती हैं ट्रैक 2 में, ट्रैक 3 में, उसका डिक्लेरेशन भी फॉरेन मीडिया हमारा कर रहा है। ट्रंप ने भी दिवाली पर बात की, जी हमारे प्रधानमंत्री हमारी तरफ से सिर्फ ये कहा गया कि बड़ा अच्छा हुआ साहब, उन्होंने हमारी दिवाली के लिए बड़ी गुड विशेस की हैं जी और बड़ी बधाइयां दी हैं। लेकिन फॉरेन मीडिया और अमेरिका में सब लोग ये कह रहे हैं कि उन्होंने ये भी कहा है कि मिस्टर मोदी, सिंदूर 2 के बारे में, सिंदूर 2 के बारे में जो आपके जनरल्स और आपके रक्षा मंत्री बार बार बात कर रहे हैं, उस तरफ कदम भी नहीं बढ़ाना। और हम देख रहे हैं कि उस 2 दिन के बाद से किसी ने सिंदूर 2 का और आगे बढ़ने का कोई जिक्र ही नहीं किया। अब जी राजनाथ सिंह भी नहीं कहते कि पीओके हमारा आने वाला है या कुछ होने वाला है। और इसी के साथ साथ चूंकि यूएस चाहता है, अमेरिका चाहता है कि साउथ एशिया में इंसर्जेंसी बढ़े, यहाँ पे फसाद हो, यहाँ पे युद्ध हो, तभी उसका आप नतीजा देख लें कि आज ज़ल्मे खलीलजाद अफगानिस्तान में है और अफगानिस्तान ने फिर से पाकिस्तान के विरुद्ध आवाज करनी शुरू कर दी है। तो अगर वो दोहा वाला उनका एग्रीमेंट टूट जाता है जी और फिर से यहाँ कोई युद्ध जैसे हालात बनते हैं, तो हम कब तक बचेंगे? और अगर हम नहीं बचेंगे तो कौन हमारे साथ खड़ा होगा? वो हमने सिंदूर 1 में देख लिया। जी जी पावा सर, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, एक ब्रेक लेते हैं। और पावा सर से अनुरोध कि आप पानी ज़रूर पी लें, आपकी शायद सेहत ठीक नहीं प्रतीत होती है। एक ब्रेक के बाद लौटते हैं। फिर से सभी दर्शकों का स्वागत करते हैं और आत्मजीत सर के पास लेकर चलते हैं दर्शकों को। आत्मजीत सर, अगर बात सिर्फ और सिर्फ पर्सनल बेनिफिट्स की है तो भी मुझे लगता है कि ये जो तर्क है वो पूरा खरा नहीं उतरता, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वयं की छवि भी कहीं ना कहीं इस तरह के बातों और सवालों से जो है वो धूमिल हो रही है या उसको नुकसान पहुंच रहा है। आत्मजीत सर, और ये जो है इंटरनेशनल लेवल पर मैं समझती हूँ कि शायद ऐसा हो रहा है। जी देखिए, बात नेशनल इंटरनेशनल की नहीं है, बात इंटेग्रिटी की है। जब 2014 में ये सरकार आई तो उन्होंने 2015 में नोटबंदी की, 100 और 500 और 1000 के नोट स्क्रैप कर दिए और नए नोट आ गए 200 के और 500 के और 2000 के। जी उसके बाद आपने जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन दी कि 1 नेशन 1 टैक्स होगा, उसके कितने स्लैब्स होंगे, क्या होंगे, वो आपने देखे। फिर उन्होंने दिवाली से पहले आपने देखा कि उन्होंने 2 टैक्स स्लैब कर दिए कि हम इसको सारे टैक्स को जो है वो 2 स्लैब्स में रखेंगे, 5% और 18%। और उसमें उन्होंने खेला ये कर दिया कि इनपुट टैक्स को 18% पे कर दिया, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स पे और फिनिश प्रोडक्ट्स पे 5% कर दिया। तो उससे क्या हुआ कि इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने वाले आदमी को भी दिक्कत आई, बहुत सारी कंफ्यूजन भी हो गई, स्टेट से डिस्कस नहीं किया। तो एक फेडरल स्ट्रक्चर को आहत करने का काम मोदी सरकार ने किया है, मनमानी की। जहां डबल इंजन की सरकार होगी वहीं हम कार्यरत होंगे। उत्तर प्रदेश में नए कारखाने लगेंगे कि वहां डबल इंजन की सरकार है, पर वहां राजनीतिक ध्रुवीकरण भी होगा, क्योंकि पोलराइजेशन से ही वो इलेक्शन जीतते आए हैं। जी पिछले 10 विधानसभाओं के इलेक्शन में आपने देखा यूपी में किस तरीके से एक ही समुदाय के लोगों को वोट नहीं डालने दिया गया। और यही राजनीतिक ध्रुवीकरण उन्होंने झारखंड में भी करने की कोशिश की, हालांकि वो कामयाब नहीं हुए। और राजनीतिक ध्रुवीकरण उन्होंने किया आपका घुसपैठिए के मामले में। जी मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या रोहिंग्या या बांग्लादेशी होना अपराध है? जो घुसपैठिए वाली बात है, जिसको ट्रंप साहब भी करते हैं, जो उन्होंने आइस लगा रखी है कैलिफोर्निया में, ईस्ट कोस्ट में, वेस्ट कोस्ट में, लोगों को पकड़ पकड़ के कोई ब्राउन येलो स्किन वाला उनको दिख जाए सही जी उठा के उसको जेल में डालते थे, चाहे वो अमेरिकन सिटीजन ही क्यों ना हो। तो एक तरीके से रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करना ये ट्रंप साहब ने शुरू किया। मोदी साहब और अमित शाह साहब ने घुसपैठिए के नाम पे लोगों को प्रताड़न करना शुरू किया, बिहार की एसआईआर कर दी।
आप बता दीजिए कितने घुसपैठिए पकड़े गए। ये तो एक राजनीतिक सोशल विक्टिमाइजेशन है एक समुदाय के या कुछ लोगों को जो जो स्टेटलेस हैं। अब रोहिंग्या स्टेटलेस है ना, उनको बांग्लादेश लेना चाहता है ना इंडिया लेना चाहता है, वो स्टेटलेस है, कहाँ जाए। जी ऐसा ही कुछ बांग्लादेशी जो यहाँ पे कई सालों से रह रहे हैं, उनको बताया जा रहा है कि आप बाप दादा के कागज दिखाइए, मोदी साहब की डिग्री दिखाने के लिए है नहीं। तो इंटरनेशनल राजनीति में भी यही हुआ कि एक तरफ तो आपने अमेरिका से गलबैया की, आप क्वाड के पार्ट बने, और क्वाड के पार्ट बनके जब बाइडेन ने आपको कहा कि देखिए हमने आपको रेड कार्पेट दे दिया, 40-42 बिलियन डॉलर का आप ट्रेड सरप्लस भी हमारे साथ कर रहे हैं, हमने आपको इकोनॉमिक पावर भी दे दी, हम चाइना +1 पॉलिसी में आपको चाइना के अगेंस्ट करना चाहते हैं, अब आप एक्शन दिखाइए। तो आपने एक्शन क्या दिखाया? आपने पार्लियामेंट में कह दिया कि ना कोई गुस्सा था ना कोई गुस्सा है। जी जबकि ये तो नोन फैक्ट है, आर्मी के लोग खुद ही बताते हैं कि 2000 से 4000 स्क्वायर किलोमीटर की जो धरती है वो चाइना ने ऑक्यूपाई कर ली अपने बेल्ट रोड इनिशिएटिव के तहत। जहां आपको बीआरआई का पार्ट बनना चाहिए था, आप बीआरआई का पार्ट नहीं बने, आपने चाबार पोर्ट ले लिया ईरान से, वहां से भी आपको हाथ धोना पड़ा। आज वही चाइना पाकिस्तान के साथ, बलोचियों के साथ और अफगानिस्तान के साथ मिलकर बीआरआई और गवादर चला रहा है, और आने वाले समय में चाबार पोर्ट भी उसी के पास होगा। पाकिस्तान की मजबूरी है क्योंकि उनको अमेरिका से जो है वित्त पोषण होना है, उनको अमेरिका का सपोर्ट चाहिए, क्योंकि उनका जो जरूरत का सामान है वो उसी डॉलर से आता है। जी तो कहते हैं ठीक है हम आपको पसनी दे देते हैं, आप वहां से लिथियम और जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं वो वहां से आप बलूचिस्तान से उसको एक्सपोर्ट कर दीजिए। जी तो पाकिस्तान का डबल गेम है, भारत पाकिस्तान तो नहीं बन सकता। भारत को तो एक बड़ा विशाल देश है, हमारी पॉपुलेशन अफ्रीका जितनी है, और अगर आप ब्रिक्स में चाइना, भारत, रशिया और अफ्रीकन कंट्रीज को मिला लें तो देश की 45%, वर्ल्ड की 45% पॉपुलेशन और 40% जीडीपी हमारे हाथ में है। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि 50% जीडीपी जो है ब्रिक्स के हाथ में है। और ब्रिक्स कंट्रीज ने ऑलरेडी अपना ट्रेड शुरू कर दिया लोकल करेंसी में। आप युआन में कुछ भी खरीद सकते हैं, रूबल में कुछ भी खरीद सकते हैं। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की पहली खेप युआन में अभी हाल ही में आई है तेल की। तो फिर अमेरिका से डर किस बात का? ठीक है, डॉलर से आप डर नहीं रहे हैं, अमेरिका डेट में है, युआन में आपको युआन करेंसी आप ले रहे हैं, रुपए में आपको रशिया जो है तेल देने को भी तैयार है। जी आप वॉस्ट्रो अकाउंट भी खोल चुके हैं, वॉस्ट्रो अकाउंट में अपने अकाउंट में पैसा जमा कराइए, आप माल उठाइए और अपने अकाउंट की आप स्लिप दिखा दीजिए भाई इतना पैसा जमा हो गया है, उसके एवज में वो आपसे कुछ खरीद लेंगे। तो आप जितना तेल इंपोर्ट करेंगे उसी रुपए का आपका एक्सपोर्ट भी बढ़ जाएगा। अगर आपका 40-42 बिलियन डॉलर का ट्रेड सरप्लस हर्ट हुआ है तो आपके लिए और मार्केट खुल गई है, फार्मा के लिए अफ्रीकन मार्केट खुल गया है, मिडिल ईस्टर्न मार्केट खुल गया है, रशियन मार्केट खुल गया है, और ये आसियान देश भी भारत के लिए बाजार की तरह देखे जा रहे थे। मैं जनरल राजन कोचर सर एक संक्षिप्त टिप्पणी लेना चाहती हूँ। जब भी भारत ने इस तरह की जो है प्रतिबंधों के आगे सरेंडर किया है, हमेशा चीन का फायदा हुआ है। ईरान का जिक्र करना चाहती हूँ यहाँ पर, अगर रूस और चीन दोनों का जिक्र हो रहा है तो भारत का मैदान छोड़ना भारत के दुश्मन का फायदा, और इस पूरे के पूरे जो कॉन्टिनेंट है, साउथ ईस्ट नेशंस देख लीजिए या फिर साउथ एशिया देख लीजिए, ये कैसे आप देख रहे हैं कि भारत क्या सिर्फ अफगानिस्तान के सहारे जो है अपनी जो स्ट्रैटेजी है या फिर जो अपना उसका कद है उसको मेंटेन कर पाएगा? देखिए, चाइना के पास रामबाण है, चाइना के पास ऐसी कमोडिटीज हैं, चीज़ें हैं। 150 कंट्रीज चाइना से अपना जो मैन्युफैक्चर्ड गुड जो चाइना से आता है 150 कंट्रीज इस्तेमाल करती हैं जी। और चाइना पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी को आज कंट्रोल कर रहा है, अमेरिकन इकोनॉमी को भी कंट्रोल कर रहा है। इसीलिए प्रेसिडेंट ट्रंप ने पहले 33% लिया, एक 300% टैरिफ की बात कर रहे थे, अभी वो बोल रहे हैं कि मैं इसको 100% कर दूंगा 1 नवंबर से। जी हाँ, तो चाइना के ऊपर कोई असर नहीं होने वाला, क्योंकि चाइना के हाथ में वो कड़ी है जिससे अमेरिका को तंग किया जा सकता है या अमेरिका को प्रेशर किया जा सकता है। ऑलरेडी अमेरिकन इकोनॉमी डिप्रेशन में है जी। तो भारत के पास क्या है, मुझे आप बताइए। आप इतना बोल्डली आपने अमेरिका को अपोज किया, आपकी इकोनॉमी $3 ट्रिलियन, 3.5 ट्रिलियन डॉलर की, अमेरिका की 30 से ऊपर ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। आपके पास क्या है कि जो आप अमेरिका को प्रेशर कर सकते हैं? आपकी पास क्या इकोनॉमिक पावर है? इसीलिए
अभी ये जो अफगानिस्तान का इशू है, और मैं इसको यहीं पे खत्म करता हूँ। अफगानिस्तान का इशू आपने इसलिए लिया है जी क्योंकि उससे पाकिस्तान को दर्द होता है, बिकॉज इट इज बेसिकली योर एनिमीज एनिमी इज माय फ्रेंड। और जी अभी पाकिस्तान में भी काफी हलचल है इस चीज के लिए जी कि भारत अफगानिस्तान में पहुंच गए, तो एक बेसिकली पाकिस्तान को हिट बैक करने के लिए, अदरवाइज आपको अफगानिस्तान से कोई फायदा नहीं होने वाला। बिल्कुल बिल्कुल। और एक तालिबान की इस रिजाइम में आपने एक टेररिस्ट रिजाइम के साथ हाथ मिला लिया। तो ना ही आपके टेररिज्म के अगेंस्ट फाइट में और ना ही आपके ट्रेड में कोई फ़ायदा आपकी फॉरेन पॉलिसी के तहत और स्ट्रैटेजी और या फिर डिप्लोमेसी, जो भी शब्द दे दीजिए, इसके ज़रिए कोई फ़ायदा पहुंचता नज़र आ रहा है। और ये ऐसा क्यों हो रहा है, जवाब विदेश मंत्रालय देता है, लेकिन सधे हुए शब्दों में जिसका कोई मायने नहीं निकल पाता। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ प्रमोद सर आपका भी, राजन कोचर सर आपका भी, आत्मजीत सर आपका भी आभार, आपने वक्त दिया, स्ट्रेट टॉक के प्लेटफॉर्म पर आए। बहुत सारे सवाल हैं जिसका उत्तर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं दे सकते हैं कि वो क्या वाकई ट्रंप का सामना करने में असहज महसूस कर रहे हैं जब से भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य संघर्ष हुआ। ऑपरेशन सिंदूर जिस तरीके से रोका गया, इसे बीच में हालांकि ये कहा जा रहा था कि भारतीय सेना ने जो है घुसकर पाकिस्तान को एक अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया है। दावे दोनों ही सेनाओं की तरफ से हो रहे हैं, लेकिन कई उत्तर अभी भी नहीं सामने आ सके। आप क्या सोचते हैं, हमें लिखकर पहुंचाएं info@justbroadcasting.com या फिर neha@justbroadcasting.com पर भी ईमेल पहुंचा सकते हैं। नमस्कार।